Hello everyone, so I welcome you all for one more video and in this video I am going to discuss about the grinding. ठीक है, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन किस तरह से करते हैं। जब आप ग्राइंडिंग व्हील को मार्केट से परचेज करेंगे तो उस पर कुछ इस तरह का लिखा रहता है, ठीक है, और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है ना। ये आपका अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट पे एंड होता है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इसके अलावा कंपनी जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनका स्पेसिफिक या नंबर डाल सकते हैं। इसमें उनका मॉडल नंबर हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो करता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, एसएससी, सब में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला अक्षर ए है, ठीक है, ये जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, ये अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है अब्रेसिव मटेरियल को। अब अब्रेसिव मटेरियल आप समझ सकते हो, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है जिसमें आपका वो कटिंग परफॉर्म करता है बेसिकली, है ना, कटिंग परफॉर्म करता है या ग्राइंडिंग परफॉर्म करता है। तो जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वही ग्राइंडिंग या कटिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप इनको ऐसा मान सकते हो जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो उसमें जो सिंगल पॉइंट होता है वही कटिंग परफॉर्म करता है, पूरा टूल आपका कटिंग परफॉर्म नहीं करता है। इसी तरह से ग्राइंडिंग व्हील में जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं दैट डू परफॉर्म ग्राइंडिंग और कटिंग, जो भी आप उसको मान सकते हो, स्मूथ करते हैं। इसमें ये दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है, आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है। पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो अल्फ़ाबेट विल रिप्रेजेंट अब्रेसिव मटेरियल। यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ कोई, ये बेसिकली ग्रेन साइज का नंबर रिप्रेजेंट करता है ना, ग्रेन साइज का नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये ग्रेन साइज की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है, ग्रेन साइज का नंबर रिप्रेजेंट करता है या ग्रिड साइज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो डिजिट होता है ये भी अल्फ़ाबेट होगा, ये रिप्रेजेंट करता है हार्डनेस ऑफ द व्हील, ठीक है। कैसे क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्डनेस ऑफ द व्हील। यहाँ पे फॉर द टाइमिंग मैं ये बता देता हूँ, यदि ए लिखा हुआ तो इसका मतलब ए लिखा हुआ तो उसका मतलब सॉफ्टेस्ट होगा, और जेड लिखा होगा तो उसका मतलब हार्डेस्ट। मतलब जैसे ही आप ए से जेड की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। ये 5 लिखा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ व्हील रिप्रेजेंट करता है। अभी हम जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा तो मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा। ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर ऑफ व्हील को रिप्रेजेंट करता है। और वी क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इनिशियली और लास्ट में ये नंबर हो सकते हैं, ये कंपनी के स्पेसिफिक नंबर होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये कौन से अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का, यदि ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब एल्यूमिना हम यूज़ कर रहे हैं एज अ अब्रेसिव पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ग्राइंडिंग। यदि बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब CBN है, CBN का मतलब क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ कर रहे हैं। डी लिखा हुआ है तो डायमंड के पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं एज अ अब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है। जनरली एल्यूमिना और सिलिकॉन कार्बाइड ये कन्वेंशनल अब्रेसिव में आते हैं, ठीक है। और ये CBN और डायमंड ये सुपर अब्रेसिव कहलाते हैं, क्योंकि इनकी हार्डनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपको हार्डर मटेरियल पर ग्राइंडिंग करनी है तो उस केस में ये रिकमेंड किया जाता है ईदर यू यूज़ द CBN टूल और डायमंड टूल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर फेरस मटेरियल डायमंड व्हील शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। फेरस मटेरियल के लिए हम डायमंड का व्हील यूज़ नहीं करते हैं। क्या रीज़न है उसका? इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन होता है उसकी जैसे हीटिंग होती है, मतलब जब ग्राइंडिंग परफॉर्म होगी तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो जो डायमंड बेसिकली क्या है, इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, या हम बोलें कि डायमंड एक कार्बन ही है। तो जैसे ही आप हीट जनरेट होती है, कार्बन को आप हीट करेंगे तो उसकी रिएक्शन की जो एबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब उसकी जब रिएक्शन की एबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे वो इधर निकल के आएंगे और वो इस जो सरफेस है इसमें डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इस सरफेस में अब यदि कार्बन डिफ्यूज़ हो जाएंगे, आपको मालूम है कि यदि हम आयरन में कार्बन की क्वांटिटी या कंटेंट को इंक्रीज कर दें देन व्हाट विल हैपन, द हार्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल विल इंक्रीज। इसलिए ये फेरस मटेरियल के लिए हम डायमंड व्हील को रिकमेंड नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कैन बी आस्क इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन डिफ्यूज इनटू वर्कपीस, हार्डनेस इंक्रीज, और जैसे ही हार्डनेस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उसकी मशीनेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, मशीनेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा है इसमें ग्रेन साइज नंबर, ठीक है। तो ग्रेन साइज नंबर और ग्रेन साइज दोनों में डिफरेंस, आप इसको एक अलग मान के, मतलब इनमें क्लियर कट डिफरेंस समझिए। ग्रेन साइज बेसिकली इज रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेन साइज नंबर,
वहाँ पे मैंने इनिशियली जब आपको बताया है, इनिशियली ये तो आप देखेंगे तो इनिशियली मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे ये नंबर है, ये बेसिकली ग्रेन साइज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेन साइज नंबर को, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रेन साइज है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेन साइज नंबर, ठीक है। यदि मुझे ग्रेन साइज निकालना है, ग्रेन का साइज समझ सकते हो, पार्टिकल का जो साइज, तो ग्रेन साइज निकालना है तो ग्रेन साइज का क्या फॉर्मूला होता है? 1/ग्रेन साइज नंबर, और ये वैल्यू आती है आपकी इंचेज में। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं जैसे जैसे आपका ग्रेन साइज नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेन साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आपको एक तो ये समझ में आ गया कि ग्रेन साइज और ग्रेन साइज में नंबर में कैसा रिलेशन है? रेसिप्रोकल का रिलेशन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जैसे जैसे आपका ग्रेन साइज का नंबर बढ़ेगा ग्रेन साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये दिया हुआ है। अब देखो ग्रेन साइज में यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 24 यदि ग्रेन साइज है तो इसका मतलब ये कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन का मतलब जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे उसमें, ठीक है। 30 से 60 में ये मीडियम ग्रेन्स कहलाते हैं। 80 से 180 ये फाइन ग्रेन्स कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आपका ग्रेन साइज नंबर बढ़ता जा रहा है आपका जो ग्रेन्स है, जो कोर्स ग्रेन का मतलब जिसमें जो ग्रेन्स होंगे उनका साइज ज़्यादा होगा, मीडियम उससे कम, फाइन उससे कम। तो जैसे जैसे आपका ग्रेन साइज नंबर बढ़ता जा रहा है जो ग्रेन है उसका साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ग्रेन साइज नंबर यदि 180 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वेरी फाइन ग्रेन्स होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बताया हुआ है ग्रेन साइज नंबर जैसे बढ़ेगा वैसे ग्रेन साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब यहाँ से यदि आप समझोगे तो ग्रेन साइज इक्वल्स क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था ग्रेन साइज इक्वल्स होता है 1/ग्रेन साइज नंबर इंचेस। जैसे हमने इनिशियली जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या दिया था? A60। ए का मतलब होगा एल्यूमिना, मतलब ए क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली अब्रेसिव मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा अब्रेसिव आप यूज़ कर रहे हैं, तो ए लिखा हुआ है तो एल्यूमिना हो गया। 60 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ग्रेन साइज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेन साइज नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेन साइज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेन साइज इक्वल्स हो जाएगा 1/60 इंच, 1/GSN इंचेस। तो GSN की वैल्यू कितनी है? 60। तो यहाँ से यदि आप निकालो तो 1/60 और इंच है, इंच को यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपको ये पता होना चाहिए 1 इंच इक्वल्स होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर। तो 1/60 इंच है, इंच को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 2.54 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सेंटीमीटर को भी यदि आपको mm में चेंज करना है तो आपको मालूम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना होता है? 10 mm। तो इसमें 10 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25.4 mm। तो 1/60 इंटू 25.4 mm, तो ये किया तो आपका ये ग्रेन साइज की वैल्यू आ गई, ठीक है। जनरली आपने सुना होगा एमरी पेपर यूज़ करते हैं किसी सरफेस की सफाई करने के लिए, या दीवार पे पेंट वगैरह करते हैं उससे पहले एमरी पेपर यूज़ करते हैं। तो दीवार पे जो एमरी पेपर मंगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है मोर देन 200। मतलब वहाँ पे जो एमरी पेपर यूज़, ये GSN है, तो ये हाई GSN नंबर का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब जो ग्रेन साइज होगा वो बहुत कम होगा। कम ग्रेन साइज होने का मतलब ग्रेन्स कैसे होंगे? फाइन ग्रेन्स के फॉर्म होगा। यदि आपको रस्टिंग वगैरह होती है, जैसे लोहे पर रस्टिंग वगैरह लग जाए तो उसको रिमूव करने के लिए एमरी पेपर यूज़ करते हैं, वो 30 या 24 का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे GSN नंबर बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब उसके जो ग्रेन्स होंगे वो उसका साइज बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब वो कोर्स ग्रेन होंगे और ये वेरी फाइन हो जाएगा। अगला इसमें हार्डनेस ऑफ द व्हील, ठीक है। तो हार्डनेस का वैसे यदि आप जनरल सेंस में बात करें तो हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंट टू कटिंग, स्क्रैच, इंडेंटेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हार्डनेस का मतलब अलग है। क्या मतलब है हार्डनेस का, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हार्डनेस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू रिटेन इट्स अब्रेसिवनेस, ठीक है। जैसे ये मान लो व्हील है, ठीक है, ये व्हील है और इस व्हील में ये अब्रेसिव के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? अब्रेसिव के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो मटेरियल है ये बेसिकली एक तरह का ग्लू है, ठीक है। तो ये कितनी स्ट्रेंथ से इसको होल्ड किए हुए है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स से इसको होल्ड किए हुआ, किसको होल्ड करें? मैं क्या बात बोल रहा हूँ, इसमें जो आपके ये मटेरियल होगा, ये ग्लू होगा या बॉन्डिंग का जो मटेरियल होगा, कितनी ज़्यादा होल्ड किए हुए उसको, जितना ज़्यादा फोर्स से उसको होल्ड किए होगा उतना ज़्यादा क्या होगी? इसकी हार्डनेस ऑफ द व्हील होगी, ठीक है। एक बार दोबारा से बोलता हूँ, यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो मटेरियल आपके जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनको किस फोर्स से होल्ड किए हुए, ज़्यादा फोर्स से होल्ड किया होगा तो उसकी हार्डनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉन्ड टू रिटेन इट्स अब्रेसिव, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड यूज़ कर रहे हो वो बॉन्ड अब्रेसिव पार्टिकल्स को किस फोर्स से रिटेन कर रहा है वो कहलाती है उसकी हार्डनेस, ठीक है। तो हाउ हार्ड अ बॉन्ड इज होल्डिंग अब्रेसिव पार्टिकल्स, इसी का इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ तो ये समझ में आ गई
अब दूसरा इसमें क्या है, हार्डनेस को आप नंबर से दिखाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि यदि आपका ए क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टेस्ट, मतलब सबसे सॉफ्ट होगा, और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्डेस्ट। जैसे उसमें के लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मीडियम है, क्यों, तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं ए से जेड की तरफ जाऊंगा तो हार्डनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करूं, यदि मेरे वहाँ पे लिखा हुआ है डी और एक तरफ लिखा हुआ है के, तो ऑब्वियसली मतलब डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी हार्डनेस क्या है, कम है, और के वाले की हार्डनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्ड मटेरियल के लिए सॉफ्ट व्हील शुड बी यूज्ड। ठीक है, हार्ड मटेरियल के लिए कौन सा व्हील यूज़ करते हैं, सॉफ्ट व्हील यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हार्ड व्हील यूज़ करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। फॉर हार्ड मटेरियल सॉफ्ट व्हील शुड बी यूज, एंड फॉर सॉफ्ट मटेरियल हार्ड व्हील शुड बी यूज्ड। अब इसका लॉजिक देखते हैं, क्या लॉजिक होता है, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए हार्ड के केस में आप कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये वर्क पीस है और ये आपका वर्क पीस हार्ड है, और ये आपका व्हील है, इसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जो कि आपका ग्राइंडिंग परफॉर्म करेंगे। चूँकि वर्क पीस हार्ड है तो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, इन पे बियर भी जल्दी हो जाएगा। जितने ज़्यादा हार्ड मटेरियल, ये तो आपको सिंपल लॉजिक से समझ में आता है, जितने ज़्यादा मटेरियल हार्ड होगा उतनी जल्दी इसमें बियर हो जाए। लेकिन इसमें चूँकि ये व्हील भी हार्ड है, व्हील हार्ड होने का मतलब ये जो बॉन्ड है, इनको एब्रेसिव पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए है, वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है। तो क्या होगा, जैसे ग्राइंडिंग होगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं इससे ग्राइंडिंग होगी और धीरे धीरे ये पार्ट खत्म हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, तो ये एक तरह से, और दूसरा क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसमें थोड़ा सा पार्ट बचेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पार्ट बचेगा, वो अच्छे से ग्राइंडिंग परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये पूरी तरह से बाहर भी नहीं आएगा। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा। बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है इस पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब एक तरह से बोलें कि वो ब्लंट हो जाएंगे, है ना, बहुत कम पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो वो ग्राइंडिंग अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब आपका ये व्हील भी रोटेट भी होता रहेगा लेकिन वो ग्राइंडिंग परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, ड्यू टू हाई रेट ऑफ बियर अब्रेसिव वर्किंग टाइम विल बी लेस। ठीक है, अब इस कंडीशन को जो यहाँ पे इस तरह से हो जाते हैं ये पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं हम ग्लेजिंग। क्या बोलते हैं इसको, हम ग्लेजिंग बोलते हैं। और इसको, या ये जो ग्राइंडिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लेज ग्राइंडिंग, जिसमें आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं। उसको हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, घिस जाते हैं, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से बाहर नहीं आएंगे। बाहर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये इसको हम ग्लेज ग्राइंडिंग बोलते हैं या ब्लंट व्हील ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे, अब क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को बाहर निकालना है। इन पार्टिकल्स को इसलिए टोटली बाहर निकालना है क्योंकि यहाँ पे कुछ नए पार्टिकल्स भी होंगे इस तरह से। तो नए पार्टिकल्स कब निकलेंगे, जब इसको बाहर निकालेंगे। तो इसको जब बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि एच हार्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हार्ड व्हील भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस कम्बिनेशन में जो मशीनिंग टाइम होता है वो 5 से 6 मिनट होता है। 5-6 मिनट के बाद ये क्या हो जाएंगे, जो अब्रेसिव हैं वो घिस जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, जो बाहर अब्रेसिव निकले हुए हैं जिनको ग्राइंडिंग परफॉर्म करना है वो घिस जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टूल की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी क्या करना पड़ेगा, ड्रेसिंग करना पड़ेगा। तो ड्रेसिंग करते हैं तो ये वाले पार्टिकल्स पूरी तरह से रिमूव करा जाता है और नए पार्टिकल्स बाहर आते हैं, उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। तो मशीनिंग टाइम 5 से 6 मिनट है, लेकिन यदि आप ड्रेसिंग करोगे इस टूल की तो ड्रेसिंग करने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाता है। इसका मतलब आप सोचिए कि मशीनिंग टाइम कम है लेकिन आइडल टाइम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन डिज़ायरेबल नहीं मानी जाती। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो, एच कॉम्बिनेशन होगा, हार्ड आपका ग्राइंडिंग व्हील, हार्ड वर्क पीस। तो इस केस में मशीनिंग 5 से 6 मिनट है और ड्रेसिंग कितना 10 से 15 मिनट। तो ड्रेसिंग टाइम बेसिकली क्या आइडल टाइम है, क्योंकि उसमें आप कोई वर्क पीस पे ग्राइंडिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए एच कॉम्बिनेशन नॉट जस्टिफाइड है। आप देख सकते हो आइडल टाइम ज़्यादा है किससे, वर्किंग टाइम से। अब कौन सा जो रिकमेंडेड होता है, हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट, मतलब आपका जो व्हील है वो व्हील क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और वर्क पीस के साथ सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। तो हार्ड सॉफ्ट का मतलब ये है आपका कि जो वर्क पीस है वो तो हार्ड होगा और आपका वर्क पीस कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, सॉफ्ट।
अब देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। इसमें ये होगा कि जस्ट ए सेकेंड, इसमें क्या होगा कि आपको मान लीजिए ये वर्क पीस है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें ये अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये मान लो इसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जो कि आपका कटिंग ग्राइंडिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं। और यहाँ पे भी कुछ अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे इस तरह से। तो क्या होगा, चूँकि ये व्हील कैसा आपका सॉफ्ट है और ये वर्क पीस कैसा है, हार्ड है, ठीक है, ये हार्ड है और ये कैसा सॉफ्ट है, तो ये व्हील रोटेट होगा तो इसमें से ये अब्रेसिव पार्टिकल्स घिसना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, इनका बियर स्टार्ट हो जाएगा। जब बियर स्टार्ट होगा, चूँकि यहाँ पे बॉन्ड क्या है, लूज है, मतलब बॉन्ड वीक है ना, बॉन्ड वीक है इसलिए तो ये सॉफ्ट है। तो बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होगा, ये पूरे पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे, ये आपका ये अंदर का हिस्सा भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर का हिस्सा बाहर आ जाएगा। फिर ऑटोमेटिक क्या होंगे, ये वाला पोर्शन, ये इसके ऊपर इसके एडजेसेंट में जो आपके अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ शार्पनिंग होती जा रही है। पहले ये वाले पार्टिकल्स ने आपका ग्राइंडिंग परफॉर्म की, ग्राइंडिंग परफॉर्म करने के बाद ये पार्टिकल्स सब बाहर ये निकल गए, इसके बाद ये वाले पार्टिकल्स आएंगे, ये ग्राइंडिंग परफॉर्म करेंगे। मतलब इसमें जो शार्पनिंग हो रही है, ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है ड्रेसिंग नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड सेल्फ शार्पनिंग। आइडल टाइम 0 है, आइडल टाइम इसलिए 0 क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ शार्पनिंग ये सब समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हार्ड क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये भी समझ में आ गया, और हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं वो भी समझ में आ गया। क्योंकि हार्ड सॉफ्ट में क्या होता है, आपका जो शार्पनिंग है वो सेल्फ शार्पनिंग हो जाती है और आइडल टाइम क्या होता है, 0 होता है। अब यदि हम सॉफ्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, सॉफ्ट कॉम्बिनेशन भी यूज़ नहीं करते हैं। तो सॉफ्ट के केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये अब्रेसिव पार्टिकल्स चूँकि मटेरियल भी सॉफ्ट है तो ये, और यहाँ पे बॉन्ड भी वीक है, तो ये अब्रेसिव पार्टिकल इसमें ग्राइंडिंग परफॉर्म करेंगे, लेकिन ग्राइंड परफॉर्म करने पूरी तरह से ग्राइंडिंग ना परफॉर्म करके ये ग्राइंडिंग परफॉर्म करने के बाद बाहर आ जाएंगे, फिर इसकी नई लेयर स्टार्ट हुई। तो इसमें आपका जो अब्रेसिव है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, है ना, अब्रेसिव क्या इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम सॉफ्ट मटेरियल के लिए कैसा यूज़ करते हैं, हार्ड व्हील यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे सॉफ्ट वर्क पीस के लिए व्हील कैसा यूज़ करते हैं, हार्ड। बियर रेट कम होती है सॉफ्ट मटेरियल केस में, व्हील की जो वियर रेट होगी वो कम होगी, वियर रेट कम होगी तो आपका ज़्यादा समय तक आप क्या कर सकते हो, हार्ड व्हील को यूज़ कर सकते हो। जबकि सॉफ्ट व्हील के केस में ऐसा नहीं है। सॉफ्ट व्हील के केस में क्योंकि क्या होगा, उसकी लेयर रिमूव होती जाएंगे, अब्रेसिव पार्टिकल्स रिमूव होते जाएंगे, तो उसको आप ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि हार्ड व्हील के केस में अब्रेसिव पार्टिकल आसानी से रिमूव नहीं होंगे, तो और बियर रेट भी कम है, तो वर्किंग टाइम क्या हो जाएगा, व्हील का ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 3 से 4 घंटे वर्किंग टाइम होता है। और इसमें ड्रेसिंग, फिर उसके बाद आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ड्रेसिंग में कितना लगेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मशीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और आपका आइडल टाइम कम है, तो ये रिकमेंड किया जाता है ना, क्योंकि इकोनॉमिक वाइज ये बेनिफिशियल है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ व्हील की बात आती है। तो स्ट्रक्चर का मतलब सीधा सा एवरेज गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट अब्रेसिव, 2 अब्रेसिव के बीच में कितना गैप है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल कम गैप है, ठीक है। तो एक ग्रेन्स के बीच में, अब इसमें नंबर से आप दिखाते हैं, ठीक है। 1 का मतलब बिल्कुल डेंस स्ट्रक्चर, डेंस का मतलब बिल्कुल पास में, ठीक है। और 15 से 20 का मतलब आपके जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो दूर है, ठीक है। तो डेंस के लिए, डेंस का मतलब आप समझते हैं, डेंस आबादी के केस में भी सुना होगा, जहाँ पे लोग एक बहुत छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं डेंस है पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब 1 का मतलब बिल्कुल डेंस, उनके बीच में जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत मिनिमम डिस्टेंस हो, और 15 से 20 का मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, ठीक है। तो 1 से 7 नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्लोज स्ट्रक्चर है। क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब लो पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब उनके बीच में गैप कितना है, ठीक है। पोरोसिटी का मतलब गैप कितना है, तो 1 से 7 है तो कम से कम पोरोसिटी होगी, और 8 से 15 है तो गैप ज़्यादा है, गैप ज़्यादा का मतलब पोरोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको क्लोज स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर और लो पोरोसिटी वाला बोलते हैं, इसको ओपन स्ट्रक्चर, और इसकी पोरोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप बॉन्ड देखोगे तो बॉन्ड में इसमें वी का मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, और विट्रीफाइड बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, क्ले और फेल्डस्पर यूज़ करते हैं, ये बहुत हार्ड एंड ब्रिटल होता है। आर मतलब रबर बॉन्ड, एस मतलब सिलिकेट बॉन्ड, बी मतलब रेजोनॉइड बॉन्ड, ठीक है। वी बॉन्ड आर नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इसकी वजह से फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है,
ठीक है, और फ्रैक्चर होगा तो जो ऑपरेटर होगा उसको भी हार्म कर सकता है और आपका व्हील भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड के बारे में हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं। देखो दो तरह से ग्राइंडिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो फिनिश ग्राइंडिंग, एक रफ ग्राइंडिंग। फिनिश ग्राइंडिंग जिसमें मटेरियल रिमूवल रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसको हम सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं। और रफ ग्राइंडिंग जिसमें आपको ज़्यादा मटेरियल रिमूवल रेट की ज़रूरत पड़ती है और डेप्थ ऑफ कट भी उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका यदि हम उसकी बात करें इसके टर्म्स में, ग्रेन साइज नंबर के टर्म्स में बात करें, ठीक है, ग्रेन साइज के नंबर के बाद टर्म्स में बात करें, तो रफ ग्राइंडिंग के लिए ऑब्वियसली आपको ग्रेन साइज क्या चाहिए, मोटा अब्रेसिव पार्टिकल्स चाहिए, है ना, या कोर्स ग्रेन चाहिए। तो 10 से 24, 30 से 60, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोर्स ग्रेन। ये बेसिकली ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज नंबर है। तो ग्रेन साइज नंबर कम है, इसलिए जो आपके अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे उनका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब्रेसिव पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा तो उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, रफ ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ग्रेन साइज नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ग्रेन साइज नंबर ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो ग्रेन है उसका साइज क्या होगा, कम होगा, तो उनको बोलेंगे फाइन ग्रेन्स। तो आप फिनिश ग्राइंडिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, फिनिश ग्राइंडिंग के लिए आप जो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं उन फाइन पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं या उनको फाइन ग्रेन्स को यूज़ करते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके जो ग्रेन अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो ज़्यादा मटेरियल को जो रिमूव होता है उसको अकोमोडेट कर सकता है। इसलिए रफ ग्राइंडिंग के लिए हम ओपन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और क्लोज ग्राइंडिंग में फिनिशिंग करते हैं जब, ठीक है, तो फिनिशिंग के लिए आपका फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, प्लस जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना, जिससे जो चिप आपकी रिमूव होती है, मटेरियल रिमूव होता है, वो कम मटेरियल रिमूव हो। तो क्लोज स्ट्रक्चर के लिए हम फिनिश यूज़ करते हैं, फिनिश ग्राइंडिंग करने के लिए हम क्लोज स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और रफ ग्राइंडिंग करने के लिए हम ओपन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार मैं समराइज़ कर दूँ आपको। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन, ये आपको समझ में आ गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब्रेसिव मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके अब्रेसिव में कौन से आते हैं, एल्यूमिना, और इसमें आते हैं आपके, तो इसमें एक अब्रेसिव मटेरियल, अब्रेसिव में आपके 4 बताए मैंने, ए का मतलब एल्यूमिना, बी मतलब CBN क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, सी सिलिकॉन कार्बाइड और डी डायमंड को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें आपका एल्यूमिना और सिलिकॉन कार्बाइड ये कन्वेंशनल अब्रेसिव में आते हैं और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड और डायमंड ये सुपर अब्रेसिव में आते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नंबर है 60, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेन साइज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने देखा कि यदि ग्रेन साइज की वैल्यू कम हो गई, है ना, तो जो ग्रेन है उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब कोर्स ग्रेन होगा। और जैसे जैसे ग्रेन साइज नंबर की वैल्यू, ये बेसिकली ग्रेन साइज नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे जैसे ग्रेन साइज नंबर की वैल्यू बढ़ती आ रही है, ग्रेन का जो साइज है वो कम होता जाएगा, मतलब वो फाइन ग्रेन्स हो जाएंगे। ऐसे ही हार्डनेस ऑफ द व्हील है, तो ए से जेड की तरफ जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ती जाती है। ए क्या होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट होता है, और जेड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है। 5 ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ओपन 1 का मतलब होता है, इसमें 1 का मतलब होता है सबसे डेंस, है ना, सबसे ज़्यादा डेंस, मतलब उनके जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में मिनिमम स्पेस होगा। और 15 से 20 की तरफ जैसे ही आप जाते हैं तो उसमें 15 से 20 रिप्रेजेंट करता है ओपन स्ट्रक्चर, मतलब आपके जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। मैक्सिमम डिस्टेंस होने का मतलब पोरोसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो 1 से 7 तक बेसिकली क्या कहलाते हैं, 1 से 7 होगा तो वो क्लोज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, और क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब उनके बीच में स्पेस कम होगा, स्पेस कम होने का मतलब उनकी पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। 8 से 15 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब हाई पोरोसिटी होगी इसमें। ठीक है, फिर आपका वी क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड को। तो आपने बॉन्ड के बारे में देखा, इसमें विट्रीफाइड बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, सिलिकेट बॉन्ड है और रेजिनॉइड बॉन्ड है। सो दिस इज इट, थैंक यू।